हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस स्टडी क्लासेस। मेरा नाम है फाजिल और आज हम इस वीडियो में संसाधन एवं विकास जो सामाजिक विज्ञान का चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। संसाधन एवं विकास का ये पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा तो पहले उसे देखें, फिर आप इसे देखें। चलो शुरू करते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे इस वीडियो में वो लैटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा और मृदा अपर्दन और संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे पहले 3 मृदाओं के बारे में पढ़ लिया, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे लैटराइट मृदा क्या होती है। तो लैटराइट मृदा, सबसे पहले लैटराइट नाम ही क्यों है इसका। तो लैटराइट जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के लेटर से बना है। लेटर का ग्रीक भाषा के शब्द से लेटर से बना है, जिसका मतलब होता है ईंट। तो ईंट होता है। तो इस जो लैटराइट मृदा है वो ईंट की तरह ही दिखती है, रंग वगैरह में थोड़ा ईंट की तरह ही, उसकी थोड़ी परत ऊपर की वैसी ही होती है। तो इसलिए इसका नाम लैटराइट मृदा रखा गया है। अब ये कहाँ पाई जाती है, कहाँ विकसित होती है। तो उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। तो जहाँ उच्च तापमान होता है और अधिक वर्षा होती है वहीं पर ये विकसित होती है। और अत्यधिक तापमान के कारण इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। तो ह्यूमस जो जितने भी हमारे जो जितने भी जैव पदार्थ होते हैं उनके जो मतलब जैव पदार्थ के जो मृत जितनी भी चीज़ें होती हैं उसे ही क्या बोलते हैं, ह्यूमस। तो ह्यूमस की मात्रा इसमें कम होती है। क्यों? अत्यधिक तापमान होता है, वो नष्ट हो जाता है, इसलिए मात्रा वहाँ कम होती है। इस पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक की सहायता से खेती की जा सकती है। मतलब हम सही से इसमें खाद डालें और रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करें तो इसमें खेती की जा सकती है। कुछ राज्य हैं जैसे कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यहाँ पर चाय और कॉफ़ी की खेती की जाती है। वहीं तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में काजू की खेती की जाती है। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है क्षेत्र। कहाँ कहाँ पाई जाती है क्षेत्र पे अगर मैं बात करूँ, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा ये कहाँ पाई जाती है? मरुस्थलीय मतलब ये हमारे रेगिस्तान के हिस्से में पाई जाती है मरुस्थलीय मृदा। और हमारा जो रेगिस्तान है वो कौन से क्षेत्र में है? राजस्थान की राज्य में पाया जाता है। तो ये जो मृदा का रंग होता है वो लाल और भूरे रंग की होती है। ये रेतीली होती है, इसमें रेत की मात्रा रेत होता है, ठीक है ना। आप जानते हैं जो जिसने रेगिस्तान, और नॉर्मली सबने देखा है, किसी ने उसे लाइव देखा है, जाकर देखा है, डायरेक्ट किसी ने इनडायरेक्ट कैसे भी देखा है, तो सब जानते हैं। तो रेतीली होती है, बहुत रेत होता है, उससे लवणीय भी होती है। कहीं क्षेत्र पर तो इसमें नमक की इतनी मात्रा होती है कि वहाँ पर उन क्षेत्रों में नमक भी बनाया जाता है। नेक्स्ट, इसमें ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। क्यों? क्योंकि तापमान बहुत होता है। तापमान जब बहुत होता है तो नमी अपने आप ही कम हो जाएगा, दूसरा ह्यूमस भी कम होता है। नेक्स्ट, मृदा की नीचे की सतह होती है, सतह ये थोड़ा गलत है, सतह मृदा की नीचे की सतह में चूने के कंकर होने के कारण जल अवरुद्ध हो जाता है। तो क्या है कि जो ये मरुस्थलीय मृदा है इसके नीचे परतों में चूने के कंकर की एक परत सी बन जाती है, जिसके कारण जल नीचे नहीं जा पाता, तो जल अवरुद्ध हो जाता है। सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इसे अगर सही से हम इस पर सिंचाई करें, सिंचित करें, पानी आने के इंतजाम से इसे बेहतर करके हम खेती भी कर सकते हैं। ऐसा पश्चिम राजस्थान में किया जाता है। तो ये था मरुस्थलीय मृदा के बाद। अब जो हमारी आखिरी बची वो है वन मृदा। तो वन मृदा को पर्वतीय मृदा भी कहते हैं। वन मृदा को पर्वतीय मृदा भी कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में ये मृदा पाई जाती है। तो अगर हम बात करें, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। तो वहाँ वन होता है और पर्याप्त मात्रा में वहाँ क्या होती है? वर्षा होती है। तो इसलिए ये वहीं पाई जाती है। इस मृदा में ये नदी घाटियों में मृदा दोमट और सिल्टदार होती है। लेकिन हिमालय के हिम क्षेत्र नदी घाटियों में मृदा दोमट और सिल्टदार होती है, लेकिन ऊपरी ढालों पर मोटे कणों की होती है। तो जो नदी घाटियाँ होती हैं, पहाड़ों से उतरते हैं जो नदी घाटी होती हैं, वहाँ तो ये डोमट होती है। डोमट मतलब उपजाऊ होती है। इसमें जैसे जलोढ़ मृदा होती है ना, वही चीज़ है कि डोमट और जलोढ़ मृदा के अंश पाए जाते हैं अच्छी मात्रा में, तो इसलिए इसे डोमट भी कहते हैं। मतलब इसमें सिल्ट भी होता है, मृतिका भी होती है
और रेत भी होता है सही मात्रा में, तो इसलिए ये अच्छी उपजाऊ होती है, इसलिए डोमट कहते हैं, डोमट मृदा। और सिल्टदार, तो सिल्ट इसमें पाया जाता है, गाद वगैरह, तो अच्छी मात्रा में, पर ढालों पर ये मोटे कणों की होती है। हिमालय के हिम क्षेत्रों पे जहाँ पे बर्फ होती है, जहाँ पहाड़ों पे जो हिम नदियाँ होती हैं जो बर्फ से ढके रहते हैं, उन क्षेत्रों में इस मृदा का बहुत अपरदन होता है। तो वहाँ पे जब बर्फ टूटती है तो अपने साथ मृदा को भी अपने साथ लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर मृदा का कटाव अपरदन बहुत होता है और वहाँ पर यह अम्लीय होती है और इसमें ह्यूमस की मात्रा भी कम होती है। जब इसका अपरदन हो जाएगा नीचे तो ऊपर की परत तो सारी चली आएगी, तो ह्यूमस की भी क्या होगी, यहाँ पे मात्रा इसमें कम होगी। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में अधिक उपजाऊ होती है, तो क्यों, वहाँ पर नदी घाटी अपने साथ लेकर आती हैं, तो ये वहाँ पे अच्छी मात्रा में सिल्ट भी है, मतलब गाद भी है, रेत भी है, मृतिका भी है, तो सब कुछ है, तो इसलिए वहाँ पर ये क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है। तो हमने वन मृदा या जिसे पर्वतीय मृदा कहते हैं उसे भी हमने जान लिया। अब इसके बाद जो हमारा अगला जो हमें पढ़ना है वो है मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा अपरदन क्या होता है, संरक्षण क्या होता है, तो पढ़ते हैं मृदा अपरदन के बारे में। सबसे पहले मृदा अपरदन क्या है, तो मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया ही मृदा अपरदन कहलाती है। जब मृदा जो होती है, मानो ये हमारी ज़मीन के ऊपर मृदा की परत है और अगर यही पानी या हवा के जरिए कैसे भी ये कट जाती है तो यही चीज़ क्या कहलाएगी, मृदा अपरदन। ये मृदा है, ये कट गई पानी के जरिए, कैसे भी ये मृदा बहकर चली गई और यही चीज़ क्या है, मृदा अपरदन। इसलिए से मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन और मृदा निर्माण एक ही साथ चलता है, लेकिन हम कुछ ऐसे से कार्य करते हैं, क्रियाएं करते हैं जिसके कारण इसका क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ मानवीय क्रियाएं जिनके भी कारण मृदा अपरदन तेजी से होता है, कुछ प्राकृतिक तत्व भी हैं। तो मानवीय क्रियाएं, वनोन्मूलन, पेड़ों की कटाई करने से भी मृदा अपरदन होता है, हमने पढ़ा था पहले। इसमें मृदा अपरदन भूमि निम्नीकरण में, वनोन्मूलन के बारे में अच्छे से। पशुचारण, तो पशुचारण से भी मृदा अपरदन होता है। क्यों, पशु जो होते हैं वो, जब हम पशु को चराएंगे, उन्हें लेकर जाएंगे जंगल में या चराने के लिए, तो पशु को ये तो पता नहीं कि हम जो पौधा खाएंगे या जो वो घास वगैरह खाते हैं वो कैसे खाएंगे, वो तो उसे खाते हैं अपने तरीक़ों से, उनके पेड़ तो जड़ समेत आता है पौधा, तो मिट्टी भी उसके साथ आती है। तो इस तरीके से पशुचारण के कारण भी मृदा अपरदन होती है और उनके चलने से, ये सबसे भी मृदा अपरदन होता है। निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन का जहाँ कार्य होता है वहाँ हमें काम करना होता है, खुदाई करनी होती है, तो उसके कारण भी मृदा अपरदन होता है। खनन, तो खनन के क्षेत्र में भी गहरी माइन खनन करना होता है, खनिज को निकालने के लिए जब हम बड़े बड़े खड्डे करते हैं, मिट्टी को निकालते हैं, तो उसके कारण भी मृदा अपरदन होता है। और प्राकृतिक तत्व की बात करूं तो जल, जो अभी हमने देखा था कि जल बहकर आएगा तो मिट्टी को साथ ले जाएगा। हवा के साथ पवन जब हवा तेज चलेगी, पवन चलेंगी तो वो भी मिट्टी को उड़ाकर लेकर जाते हैं। और हिम नदी की बात करूं तो हिम नदी भी क्या है कि अभी हमने देखा कि हिम नदी कैसे, पर्वतीय वन में देखा कि जब बर्फ वगैरह टूट के नीचे गिरती है तो अपने साथ वो मृदा अपरदन भी करती है। तो हमने देखा मानवीय क्रियाएं और प्राकृतिक तत्व। इसके अलावा हम बहुत सारे किसान जो खेती करते हैं वो सही तरीके से नहीं करते, उसके कारण भी मृदा अपरदन होता है। जैसे हल्का सही तरीके से इस्तेमाल ना करना, ज़्यादा गहराई से कर देना, तो जब भी मृदा का अपरदन हो जाता है। तो ये मृदा अपरदन के कुछ मानवीय क्रियाएं भी हैं, कुछ मानवीय क्रियाओं के कारण भी होता है, कुछ प्राकृतिक तत्व भी हैं। अब अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा है अवनलिकाएं। अवनलिकाएं क्या होता है, तो बहता जल मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। अब क्या है कि पानी जमीन पर है, पानी बहकर आ रहा है, उसने क्या करा, गहरी जैसे नालियां टाइप की जो होती हैं आपके एरिया में, जो कच्ची होती हैं, उनमें काट के बहुत गहरी बना देता है। जैसे छोटी छोटी वाहिकाएं नहीं होती नदी की, उससे भी और छोटी ऐसी बना देता है और उसमें मिट्टी नहीं होती, तो उन्हें क्या बोलते हैं, अवनलिकाएं। बहता जल मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं, अवनलिकाएं कहते हैं। अब ये भूमि जोतने योग्य तो रहती नहीं है, हम जोत नहीं सकते सही से और खेती भी नहीं कर सकते, तो इसे उत्खात भूमि कहते हैं, जोतने योग्य नहीं रहती। उत्खात भूमि क्या है, जो भूमि अवनलिकाएं भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती उसे क्या बोलते हैं, उत्खात भूमि, मतलब वेटलैंड, खराब भूमि। और ये चंबल घाटी में ऐसी भूमि को, जो चंबल घाटी है मध्य प्रदेश के पास, जो चंबल नदी का जो एरिया है, जो पूरी घाटी चंबल नदी का जो एरिया है, जो घाटी है, ये मध्य प्रदेश के पास एरिया है सारा, तो इसमें ऐसी भूमि को खड कहते हैं या रिवाइन कहते हैं। तो मतलब उत्खात भूमि को खड कहाँ पर कहते हैं, तो चंबल घाटी
चंबल घाटी में ऐसी भूमि को खड कहते हैं। अब आता है चादर अपर्दन क्या है। तो चादर अपर्दन क्या है, जल के द्वारा, ये जल के द्वारा होता है। जब जल बहकर आता है तो वो अपने साथ ऊपर मृदा को घोलकर अपने साथ ले जाता है। जब वो अपने साथ ले जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, चादर अपर्दन। यही जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे मृदा है और यहाँ पर जल आया और इतनी मिट्टी को नीचे से आया और ये अपने साथ घोल कर ले गया, तो ये चादर अपर्दन है। अब पवन अपर्दन, जो हवा के द्वारा मृदा का अपर्दन होता है, उसे पवन अपर्दन कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है कि ये जो अपर्दन है, मृदा अपर्दन, मृदा हमारे लिए कितना जरूरी है, क्योंकि सारे पौधों का विकास इसी पे ही निर्भर है। अगर ये नहीं होगा तो और भी जीवन इससे प्रभावित होगा। तो हमें मृदा का बचाव कैसे करना चाहिए, मृदा के संरक्षण के उपाय कौन कौन से होते हैं, क्या क्या तरीके अपनाना चाहिए। तो वो तरीके ये हैं। पहला, समोच्च जुताई, सीढ़ीदार कृषि करना, पट्टी कृषि और रक्षक मेखला। समोच्च जुताई क्या है कि ये ढाल वाले एरियो में क्या करना है, जैसे ढाल वाला एरिया है, तो ढाल वाला एरिया है तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करके जुताई करें समांतर रेखाओं में, सीधी सीधी रेखाओं में। इससे क्या होगा, तो जो पानी है उसका ढाल कम हो जाएगा और ऐसे करके मृदा अपर्दन नहीं होगा। सीढ़ीदार कृषि, सीढ़ीदार कृषि या सोपान बनाकर जो हम खेती करते हैं, तो सीढ़ीदार कृषि भी सिंपल है। अगर ये भी जल से होने वाले मृदा अपर्दन को रोकती है। मान लो कोई ढाल वाले एरिया है तो यहाँ पर अगर जल जाएगा, थोड़ा तेज जाएगा, गति में जाएगा, स्पीड में जाएगा, तो मृदा का अपर्दन करता हो जाएगा। ऐसे हम सोपान बना लेंगे, सीढ़ी बना के अगर फार्मिंग करेंगे तो वहाँ पर जल की ये गति को भी क्या करेगा, कम करेगा और ऐसे मृदा अपर्दन कम होगा। नेक्स्ट है पट्टी कृषि। तो पट्टी कृषि क्या होता है, खेतों को कई पट्टी में बांट लेना, कई पट्टी में बांट लेना। तो कई पट्टी में मतलब कैसे, देखो यहाँ पर ये कोई खेत है, खेत का एरिया है, तो यहाँ पर इसे कई पट्टी में ऐसे करके हम बांट सकते हैं। बांटने के बाद इसमें चारों तरफ क्या हम उगा देंगे, घास उगा देते हैं। आपने देखेंगे इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ या घास होती हैं खेतों में, साइड में लगी होती हैं। क्यों लगी होती हैं, ताकि ये जो हवा होती है, पवन होती है, उसकी गति को कम कर देते हैं और फिर मृदा अपर्दन नहीं होता। तो ये भी आ गया। अब एक है रक्षक मेखला, जो हमने पहले भी पढ़ा था भूमि निम्नीकरण में, खेतों के चारों तरफ पेड़ कतार में लगा देना। इससे भी पवन की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरीके से हम मृदा अपर्दन को कम कर सकते हैं। तो ये मृदा संरक्षण के उपाय हैं। समोच्च जुताई, सीढ़ीदार कृषि, पट्टी कृषि और रक्षक मेखला। तो अब ये यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो गया है और ये पार्ट 4 है। तो अब इस चैप्टर पे किसी भी तरह से प्रश्न बन जाए तो आप उसको उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न आ सकता है कि काजू की खेती कौन सी मिट्टी में होती है, तो लैटराइट मृदा। कौन सी मृदा में होती है, लैटराइट। लैटराइट शब्द कहाँ से बनाए, कौन सी भाषा से बनाए, तो ग्रीक भाषा के लेटर से बनाए। लैटराइट मृदा के बारे में आए, आप उसका भी आंसर दे सकते हैं। मरुस्थलीय मृदा के बारे में भी और वन मृदा के बारे में भी। मृदा अपर्दन क्या होता है, मृदा अपर्दन होने के क्या क्या कारण हैं, तो मानवीय कारण, मतलब मानवीय कारण है, मानवीय क्रियाएं भी हैं, और प्राकृतिक तत्व, प्राकृतिक जो क्रियाएं होती हैं तत्व एलिमेंट, उसके कारण भी होता है। अब नलिकाएं क्या कहते हैं, उत्खाद भूमि और खड या रिवाइन किसे कहते हैं, तो उत्खाद भूमि को ही चंबल घाटी में ऐसी भूमि को खड कहते हैं, रिवाइन कहते हैं। और चादर अपर्दन क्या होता है, तो ये जल के द्वारा होता है। पवन अपर्दन पवन के द्वारा होता है। और मृदा संरक्षण के उपाय क्या हैं, तो हमने पहले पढ़ लिया कि समोच्च जुताई, सीढ़ीदार कृषि, पट्टी कृषि, रक्षक मेखला। यह आपको सब समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।